Hello students, a very good morning all of you. And student, today we are going to discuss about the some most important question which is short type questions and answer in history. And look at the whiteboard, you can see there are only 5 very short or short type questions and answer which is most important in your annual examinations. So today we are solving these questions one by one. The first question is, for which reason the Mesopotamian river is well known? The first question is for which reason? कहने का मतलब कह रहा है बेटा कि जो मेसोपोटामिया की जो रिवर थी, मेसोपोटामिया क्या थी? एक सिविलाइजेशन थी, और इस मेसोपोटामिया की जो रिवर थी वो अच्छी तरीके से जानी जाती है। तो क्या कारण है, वो किस लिए जानी जाती है मेसोपोटामिया? तो आपको आंसर कैसे लिखना है बेटा? तो यहां पे लिखेंगे इट इज वेल नोन। यहां पे इट जो लगाया है वो मेसोपोटामिया के लिए लगाया है, तो यहां पे हो गया इट इज वेल नोन फॉर डेवलपमेंट। आपने जब भी मेसोपोटामिया पढ़ा था तो मेसोपोटामिया में आपने देखा विकास, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि भाई विकास किस किस चीजों का हुआ। तो इट इज वेल नोन फॉर डेवलपमेंट, सिटी, लाइफ, रिच लिटरेचर, अब देखिएगा किस किस चीज का यहाँ पे विकास होता है। मेसोपोटामिया की नदी किसके लिए जानी जाती है? अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, इट इज वेल नोन, यह जानी जाती है फॉर डेवलपमेंट, विकास। किस चीज का विकास के लिए जानी जाती है? जो वहाँ पे शहर थे, नगर थे, जो वहाँ का जीवन था, जो वहाँ का प्रचुर मात्रा में लिटरेचर पाया गया। और दूसरा एक और आता है बेटा, ये मैथमेटिशियन के लिए भी जानी जाती है, मैथमेटिक्स, अर्थात जो न्यूमेरिकल चीजें वहां पे सबसे ज्यादा जो आविष्कार हुए उस समय मैथमेटिक्स एज में। तो मेसोपोटामिया रिवर वेल नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, लाइफ, रिच लिटरेचर एंड मैथमेटिक्स। यानी किस किस चीज़ों के लिए जानी जाती है? वो शहरों के लिए, उस शहर में जीवन कैसा था उसके लिए भी जानी जाती है, और उस समय वहाँ पे प्रचुर मात्रा में जो लिटरेचर था, जो साहित्य था, उसके लिए भी जानी जाती है, और साथ ही साथ मैथमेटिक्स के लिए भी जानी जाती है। तो इतना आपको लिखना है इस फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इस्लाम? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ इस्लाम। तो एज वी नो दैट मोहम्मद साहब वाज द फाउंडर ऑफ इस्लाम। कैसे लिखना है? प्रॉफिट मोहम्मद साहब वाज द फाउंडर ऑफ इस्लाम। एनी प्रॉब्लम? क्या है? प्रॉफिट मोहम्मद साहब वाज द फाउंडर ऑफ इस्लाम। देखिएगा ये जो प्रॉफिट लगाया गया है ये क्या है? इस्लामिक रिलीजियस के अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट मोहम्मद साहब बोला जाता है। जैसे हम लोग संत बोलते हैं ना, तो ऐसे वहाँ पे प्रॉफिट बोला जाता है। मोहम्मद साहब क्या थे? इस्लाम धर्म के फाउंडर थे। थर्ड बेटा, हाउ वॉज वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी डिवाइडेड? ये देखिएगा 3 ऑर्डर ही जाता है। 3 ऑर्डर इस ये क्वेश्चन है कि हाउ मीन्स कैसे वॉज वेस्टर्न यूरोपियन, जो पश्चिमी यूरोप था, उस पश्चिमी यूरोप का जो समाज था वो कैसे डिवाइड किया गया? तो एज वी नो दैट वी कैन क्लासिफिकेशन ऑफ दैट टाइम इनटू 3 टाइप्स। अब वो कौन से थे? तो यहाँ पे पहला लिखना है बेटा द क्लैर्जी। क्या लिखना है? द क्लैर्जी। और सेकंड पे आपको लिखना है नॉबिलिटी। क्या लिखना है? द
नॉबिलिटी जो उस समय के वहाँ पे ज्ञानी लोग थे, जिसको हम दार्शनिक भी कहते हैं, जो नॉवेल हुआ करते थे, उनको भी हम कहते हैं। अब तीसरी चीज मैंने आपको 3 ऑर्डर में बताया था कि उसमें द पीजेंट लिख दो या द पीजेंट्री भी लिख दो। तो 3 क्लासिफिकेशन हुए। द क्लर्जी, क्लर्जी का मतलब जो उस समय चर्च में रहने वाले जो संत थे उनको हम क्लर्जी कहा करते थे, जिसको आज फादर भी बोला जाता है। ऐसे द नॉबिलिटी जो दार्शनिक हुआ करते थे, और तीसरा था पीजेंट्री जो किसान के रूप में बटे हुए थे। तो वेस्टर्न यूरोप के जो समाज था, सोसाइटी था, वो 3 भागों में बटा हुआ था। तो द फर्स्ट इज द क्लर्जी, द सेकंड इज द नोबिलिटी एंड द थर्ड इज द पीजेंट्री। 3 क्वेश्चन कंप्लीटेड एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हेन एंड वेयर डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगिन। This question is from the industrial revolution. I have already told you about when we start this chapter in introduction. I have already told you where and when, कि कब और कहाँ पर ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो सबको पता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन, जिसको हम इंग्लैंड भी कहते हैं, यूके भी कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ कंफ्यूजन मत होना, यूके मीन्स होता है यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन भी इसको कहा जाता है और इंग्लैंड भी कहा जाता है। चाहे आप यूके लिखेंगे तो भी राइट है, इंग्लैंड लिखेंगे तब भी राइट है, या आप ब्रिटेन लिख देते हैं तो भी आपका सही है। तो यहाँ पे लिखना कैसे है, तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर। देखिएगा ये आंसर है जो मैं लिख रहा हूँ, फिर आप सोचो कि उसी में, क्योंकि ये मैंने जो गैप दिया था क्वेश्चन के बाद वो आंसर के लिए दिया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन began in इंग्लैंड। मैंने पहले कहा चाहे इंग्लैंड लिखो, चाहे ब्रिटेन लिखो, चाहे यूके लिखो, बात एक ही है। जैसे हम अपने देश को भी इंडिया भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं ना, तो ऐसी वहाँ पे भी क्या है, इंग्लैंड, यूके और ब्रिटेन। अब ये कब हुआ ये भी पूछा देखिएगा, व्हेन एंड वेयर। तो वेयर तो हो गया, कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, इन इंग्लैंड। कब हुआ था बेटा, इन 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी। अब क्यों हुआ, क्योंकि जब इस चैप्टर को हमने पढ़ा तो हमने कहा था 1760 से लेकर और आपका 1840 तक। तो ये 1760 का जो समय है वो किस सेंचुरी में आएगा, 1760 18th सेंचुरी में। ये वो ड्यूरेशन था जब इंग्लैंड डेवलप कर रहा था अपने इंडस्ट्रियल लेवल। क्लियर हुआ यहाँ तक। उसकी इकोनॉमिक, जो देश की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो डेवलप हो रही थी, और वे शुरू से ही वो डेवलप था। लेकिन जैसे जैसे 1760 से 1840 तक का जो समय था, 1840 तक का, उसमें इंग्लैंड की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो और बढ़ने लगी। तो इसीलिए उसका रीजन माना जाता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को, जो 18th सेंचुरी में। व्हेन एंड वेयर, इन इंग्लैंड इन 18th सेंचुरी। दैट्स क्लियर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ सम न्यू मशीनरीज एंड टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एज। देखिएगा जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है तो मैंने एक चीज यहाँ पढ़ाया था आपको, कोल एंड आयरन भी, कोल और आयरन भी वहाँ पे अधिकतर मिला। तो कह रहा है कि उस एज में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो एज था बेटा, उस समय कुछ ऐसी चीजों के नाम बताने हैं, चाहे वो मशीनरीज हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, जो उस समय रिवॉल्यूशन एज में चाहे इन्वेंशन किए गए हों या उनका यूज किया गया हो। तो उसमें से आपको 2-3 नाम आपको याद करना होगा। तो कितने नाम आप लिख सकते हैं, देखिएगा उस समय सबसे पहले अगर एक इन्वेंशन की बात आती है बेटा, तो पहला है, यहाँ आंसर लिख लेंगे, पहला है फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल याद रखेंगे, फ्लाइंग शटल का भी इन्वेंशन इंडस्ट्रियल एज में ही होता है। क्लियर हुआ। फिर इसके बाद दूसरा था एक स्पिनिंग। स्पिनिंग जेनी का नाम सुना है जब हम लोगों ने पढ़ा था। देखिएगा एक पी, एस पी, फिर से लिख दे रहा हूँ,
SPINNING, स्पिनिंग जेनी। तो एक हो गया फ्लाइंग शटल, और फ्लाइंग शटल का इन्वेंशन किसने किया था? जॉन के। फिर इसके बाद आता है स्पिनिंग जेनी, और स्पिनिंग जेनी भी लिख लीजिएगा। फिर आपने देखा होगा कि भाई और क्या क्या चीजें वहां पे इन्वेंट हुई थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। तो एक चीज और आई थी बेटा उसमें, वाटर फ्रेम। वाटर फ्रेम, एक वाटर फ्रेम का भी यूज हुआ था उस समय टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। और एक आपने देखा होगा, फोर्थ में और लिख दे रहा हूं, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन, स्टीम इंजन। तो मैंने 4 चीजें लिख दी कि भाई उस समय क्या था कि राइट द नेम ऑफ सम न्यू मशीनरीज एंड टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एज, कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एज में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी और मशीनरी का यूज किया गया या उस समय कौन कौन सी चीजें इन्वेंशन में आई। तो फ्लाइंग शटल था, स्पिनिंग जेनी थी, वाटर फ्रेम था, और स्टीम इंजन। दैट्स क्लियर। तो ये हमारे 5 थे। भाई किसके लिए मेसोपोटामिया जानी जाती है? कि मेसोपोटामिया रिवर्स इज वेल नोन फॉर इट्स डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, लाइफ, रिच लिटरेचर एंड मैथमेटिक्स। क्लियर। दूसरा था, हु वाज द फाउंडर ऑफ इस्लाम? प्रॉफिट मोहम्मद साहब वाज द फाउंडर ऑफ इस्लाम रिलीजन। दैट्स क्लियर। द थर्ड इज हमारा, हाउ वाज वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी डिवाइडेड? The first is the clergy, and the second is the nobility, and the third is the peasantry. Fourth था कि when and where did the industrial revolution begin? तो आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन began in England in 18th century। 18th century में उसकी क्या कहते हैं, डेवलपमेंट हुआ। फिर राइट द नेम्स ऑफ सम न्यू मशीनरीज एंड टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज, फ्लाइंग शटल था, स्टीम इंजन था, स्पिनिंग जेनी था। तो इस प्रकार से ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वाटर फ्रेम भी था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से वीडियो को सुनेंगे और समझेंगे। इसके बाद 4-5 क्वेश्चन की एक वीडियो में और बनाऊंगा बेटा, आप इनको तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद आपके 4 हिस्ट्री में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी होंगे। देखिएगा 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का एक होगा, 20 मार्क्स के होंगे। 5 आपके शॉर्ट टाइप आंसर एंड क्वेश्चन होंगे, जो आपके 4 मार्क्स का एक होगा, और 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। फिर ऐसे ही 4 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे, वो आपका 10 मार्क्स का एक होगा। तो टोटल पेपर डिवाइड हुआ 80 का, और 22 फरवरी को ही आपका फर्स्ट हिस्ट्री का वाइवा भी है, हिस्ट्री। तो आप इन क्वेश्चन को तैयार रखिए। जब आप शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर रेडी रखेंगे तभी आप लॉन्ग भी लिख पाएंगे। लॉन्ग याद करिए जिससे लॉन्ग भी सॉल्व हो जाए, और लॉन्ग के बाद अगर वो शॉर्ट में आता है तो आप उसको शॉर्ट में भी लिख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।